क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ये कहा जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते आसमान में बनते हैं, लेकिन जो रिश्ते आसमान में बनते हैं वहां तय होते हैं, जमीन पर वो रिश्ते बहुत आसानी से टूट भी जाते हैं। और मुस्लिम समाज में ये रिश्ते तलाक 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 यानी 3 बार तलाक कहने के बाद आसानी से तोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई जो कुछ है, ये जो 3 तलाक का मामला है, ये शरीयत के अनुसार है, ये मजहबी मामला है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा एक वर्ग कहता रहा है। लेकिन 3 तलाक का मामला अब काफी हद तक बढ़ चुका है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार इसमें हलफनामा दायर कर चुकी है और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर देश भर में बहस चल रही है। क्या वक्त आ गया है कि 3 तलाक की जो प्रथा है उसको खत्म किया जाए, या फिर ये एक धार्मिक मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब सवालों पर दो टूक में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। तलाक 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 3 बार तलाक कहकर पति पत्नी के रिश्तों को खत्म करने की मुस्लिम समाज की प्रथा के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं द्वारा आवाज उठाने के बाद अब केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 3 तलाक की व्यवस्था सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर सरकार ने कहा है कि धार्मिक प्रथाओं को अधिकार नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर महिलाओं के अधिकार और आकांक्षाओं में बाधा नहीं डाली जा सकती। मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस रुख की सराहना की है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये कदम अहम है। दरअसल भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन सहित कई मुस्लिम महिला संगठनों और मुस्लिम महिला 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ रही हैं। इन संस्थाओं का कहना है कि 3 तलाक की प्रथा महिलाओं के खिलाफ है और ये प्रथा गैर बराबरी पर आधारित है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मजहबी मामला बताते हुए 3 तलाक की प्रथा को जारी रखने के पक्ष में है। पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि सामाजिक सुधार के नाम पर पर्सनल लॉ को बदला नहीं जा सकता और ट्रिपल तलाक को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट के दायरे से बाहर है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। और आज दो टूक में जो 2 बड़े सवाल हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, क्या 3 तलाक की प्रथा सामाजिक समानता और महिलाओं की विरोधी है? ये महिला संगठनों का कहना है और मुस्लिम महिला संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और हमारा आज का पहला सवाल यही है। और आज का जो दूसरा सवाल हम जो 2 टूक में उठाएंगे, वो हमारा दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दुनिया के 21 इस्लामी मुल्कों ने 3 तलाक की जिस प्रथा को खत्म किया, उसके पक्ष में क्यों खड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें भी साफ तौर से इन 21 इस्लामी देशों का जिक्र किया है जिसने 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया है। और आज 2 टूक में जो 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ निकिता परमार हैं। निकिता परमार लॉयर हैं और इस मामले में जो कानूनी पक्ष हैं उस पर बात करेंगी। हमारे साथ दूसरे मेहमान कमाल फारूकी साहब हैं। कमाल फारूकी साहब जाने माने मुस्लिम विद्वान हैं और साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। हमारे तीसरे मेहमान फराह फैज जी हैं। फराह फैज जी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की प्रथा को खत्म कराने को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब, केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है, आवाज उठ रही है, पूरे देश से इस तरह की आवाज उठ रही है, आप इसके विरोध में क्यों? क्योंकि जो हमने पहला सवाल उठाया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो पूरी व्यवस्था है सामाजिक समानता और महिलाओं के विरोध में है। जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जहाँ तक महिलाओं के विरोध की बात ये बतलाई जाती है, तो इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसने औरतों को बराबर के राइट्स दिए हैं और उसके यहाँ औरतों का दान नहीं किया जाता, बल्कि उसके यहाँ औरत के साथ में अगर जब शादी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस औरत को बाकायदा हक होता है कि वो उसको कबूल करे या ना करे। उसी के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको ये भी हक हासिल है, उसको और उसके माँ बाप को, कि वो उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। और वो कंडीशंस इवन तलाक के मामले के अंदर भी, अगर वो तलाक का जो पूरा जो ऑप्शन है, अगर वो हस्बैंड के हाथ से निकाल कर औरत के हाथ में भी लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है इसके अंदर।
तो ये कहना कि औरतों के खिलाफ है, ये बात गलत है, नंबर एक। नहीं, आपने एक जो बात की, मैं उसी पर आपसे एक थोड़ा सा काउंटर सवाल, कि सवाल यही है ना कि जब विवाह के समय रजामंदी होती है तो तलाक के समय तो नहीं पूछा जाता। आजकल फारूकी साहब जो चीज़ हो रही है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम, किसी ने व्हाट्सअप करके तलाक दे दिया, किसी ने ट्विटर के जरिए तलाक दे दिया, किसी ने फेसबुक के जरिए तलाक दे दिया। ये तो तमाशा है। नहीं, तमाशा आप इसको क्यों कहते हैं? आपको, मुझे बड़ा सीरियसली ऑब्जेक्शन है आपके वर्ड के ऊपर तमाशा। आपका ऑब्जेक्शन हो सकता नहीं, है। तमाशा क्यों कह रहे हैं? महिलाओं के हक के अरे भाई, आप तमाशा क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान में इस वक्त दो साथ में हमारे लीगल लिमिटरीज खड़ी हैं। ठीक है। और जब मसे कम्युनिकेशन का मामला होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सब जितने भी हैं, जो जितने भी आप नाम बताए हैं, इंक्लूडिंग पोस्ट जो है, ये एजेंट होते हैं उस आदमी के जो भेज रहा है। अगर मिसाल के तौर पर वो सामने नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, दूर है, और अगर वो बाय फैक्स, बाय टेलीफोन, बाय व्हाट्सएप अगर वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो अपना इंटेंशन कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो सिर्फ अपना इंटेंशन, मैं यही तो कह रहा हूं, जो कंसेंट शादी के वक्त ली जाती है और तलाक के वक्त उसको इतना सरलीकरण कर दिया गया कि ये सरलीकरण नहीं सर, सरलीकरण नहीं है, ये सरलीकरण नहीं है। एक्चुअली अगर आप इसका पूरा इंटेंशन, अगर पूरी इंटेंशन देखें तो इसकी क्या है, हम दूसरे समाज के अंदर देखते हैं। पहली बात तो यह है कि इन तमाम वावेला के अंदर भी मसले के एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जिसका मसले के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोगों ने इसका जवाब भी फाइल किया है कि 3-4 चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमारी बहनों ने कुछ फाइल करी हैं, वो बिल्कुल गलत बुनियाद के ऊपर हैं। आज भी मुसलमानों के अंदर इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स जो है बाकी सब के मुकाबले में सबसे कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, MHA की रिपोर्ट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बतला रहा हूँ कि एक उसमें क्वेश्चन पॉलीगेमी का भी रेज किया है। मुसलमानों में पॉलीगेमी जो है वो सबसे कम है। मैं उस तरफ नहीं जाता सर, कैसे नहीं जाएंगे आप? नहीं, आप तलाक नहीं, वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तमाम चीजें भी है। मैं जानता हूं वो क्लब है, हाँ, वो क्लब है। लेकिन अब आप जहां तक तलाक की बात कर रहे हैं ना, तलाक का बिल्कुल कुरान मजीद के अंदर बाकायदा तरीका दिया हुआ है कि क्या तरीका कुरान मजीद में है, और वो तरीका 1 तलाक का भी है, 2 तलाक का भी है, और 3 तलाक का भी है। और ये तीनों के तीनों इंसिडेंट्स जो हैं उसका बाकायदा उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। जी, ये व्यवस्थाएं हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, ये व्यवस्था है, ये भी व्यवस्था है, आप पुनर्विचार कर लीजिए। लेकिन जब आप ट्विटर पर 3 तलाक लिख के दे देते हैं, और आपने जो कहा, ठीक है, आपकी बात, ये बात इससे सहमत हूं कि सबसे कम तलाक होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सर्वे का जिक्र करते हुए मैं फराज जी आपके पास आऊँगा। वो जो सर्वे है नवंबर 2015 में भारतीय मुस्लिम महिलाओं के संगठन ने किया, और 10 राज्यों में 5000 मुस्लिम महिलाओं के बीच सर्वे किया गया, और इसमें जो महिलाओं के बीच सर्वे किया, इसका नतीजा ये कहते हैं 92% महिलाओं ने कहा कि 1 तलाक की, एक तरफा तलाक की व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। ये तलाकशुदा महिलाएं थीं जिन्हें 3 बार तलाक कहकर बिल्कुल इनकी जिंदगी जो है बिल्कुल सड़क पर आ गई। उसके बाद ये उन्होंने जो सर्वे में कहा, 91% महिलाओं ने बहुविवाह के खिलाफ बात उठाई, 83% महिलाओं ने साफ कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ में सुधार होना चाहिए। तो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ ये है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले फराज जी जो वे कह रहे हैं कि साफ तौर पे कि आप लोग जो केस लड़ रहे हैं वो कानूनी रूप से कहीं स्टैंड नहीं करता, ऐसा इन्होंने कहा कि अब इसका इसलिए साफ तौर पे विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि हम कानून के बाहर जा कर के कोई केस लड़ रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब हम शरिया को फॉलो करेंगे। जी, शरिया हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है और सबसे आखिरी चीज़ है। अगर हम शरीयत के बाहर जा कर के बात करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, लेकिन हम अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल शरीयत के दायरे में लड़ रहे हैं। अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ें और उसमें क्या हुक्म दिया गया है उसको सही तरीके से समझें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट है तो वो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। जी। अगर जुडिशरी का कॉन्सेप्ट कुरान शरीफ में नहीं है तो पर्सनल लॉ बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि वो काजी को ट्रेनिंग दे करके दारुल कज़ाओं में अपॉइंट किस लिए कर रहे हैं? वो मैट्रिमोनियल केसेस को, लोगों के सिविल डिस्प्यूट्स को दारुल कज़ाओं में बैठ करके क्यों सुलझा रहे हैं? तो इसका मतलब वो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। जी। अब उनकी एक सोच है कि हमारी कंट्री में जो कुरान के हिसाब से या जो हमें लॉज दिए गए हैं, जो हमारा संविधान है हमारे पास में है, उसमें क्लियर कट लॉज हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें न्याय नहीं मिलता, लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, लेकिन एक बात जो कमाल फारूकी साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई ये इस्लाम में तो बिल्कुल बराबरी की बात कही है, अगर तलाक की बात है तो साथ साथ खुला का भी महिलाओं को एक राइट है। लेकिन तो फिर वो आप क्यों कहते हैं कि ये जो है बराबरी पर आधारित नहीं है ये सिद्धांत? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है। वेरी गुड। अगर लोगों को, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है
उसमें अगर आप घर घर का सर्वे करेंगे तो उसमें आप देखेंगे रोजाना सुबह को कुरान शरीफ की तिलावत होती है। उस घर की लेडीज, उस घर के मर्द, वो जब फजर की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद कुरान की तिलावत करते हैं, हत्ता कि वो नाश्ता भी कुरान शरीफ की तिलावत के बाद करते हैं। इतना सेंस है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हमने पहली आयत जहाँ से शुरू होता है कुरान शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमें यही पता नहीं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एग्जैक्ट मतलब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। कुरान की समझ नहीं है। और इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो जाता है वो हमारे उलेमास को जाता है। तो आप ये कह रही है कि जानकारी ये नहीं है कि महिलाओं को भी बराबरी के हक हैं, या फिर आप कह रही हैं कि जो 3 तलाक की जो व्यवस्था है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जानकारी नहीं है। आप क्या उनको ये जानकारी नहीं है कि कुरान शरीफ में हमारे लिए हर एक लॉ मौजूद है, हर एक कानून दिया गया है, और कुरान में तलाक का सही तरीका क्या है। अगर ये बात लोगों को पता चल जाए तो ये तलाक जैसी चीज सामने आए ना। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तलाक 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 तलाक, ट्रिपल तलाक की लड़ाई हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, हम ट्रिपल तलाक की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ रहे, क्योंकि कुरान शरीफ में ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हम तलाक़े बिदअत की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बार में इन लफ्ज़ों को एक साथ कह देने से लोग ये मान लेते हैं कि अब हमारा इस औरत से पिन छूट गया, हम इससे अलग हो गए, हम आज़ाद हो गए, और अब हम सारी जिम्मेदारियों से फ्री। ना हमें बच्चों की परवरिश करने का जिम्मा है, ना हमें इस औरत को देखने का जिम्मा है, ये कहीं भी जाए कुछ भी करे, वो आदमी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता है और दूसरी शादी करने के लिए फौरन सेहरा बांधने की तैयारी कर लेता है। कमल फारूक साहब, तो निकिता आप इस पूरी लड़ाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि आवाज़ इस बात, मुझे याद है कि 1980 में जब निकाह फिल्म आई थी तब बड़ा सेंसिटिव मामला हुआ था, इस पर देश में बहुत बहस भी हुई थी, लेकिन उस फिल्म के खिलाफ 30 से ज़्यादा मामले दायर हो गए थे और 30 से ज़्यादा पिटीशंस उस फिल्म के खिलाफ गई थी। मुस्लिम समाज के लिए सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है, लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं के अंदर से आवाज़ उठी है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है वो सवाल ही ये है कि क्या किसी वर्ग को, हम कहते हैं हमारे संविधान में सबको बराबरी का, समानता का अधिकार है, क्या किसी वर्ग को केवल अपने जेंडर के बेसिस पे, केवल इसलिए कि आप एक महिला है, आपके साथ असमानता का व्यवहार किया जा सकता है? यही एक सवाल है। क्योंकि जैसे फारूकी सर ने बताया कि महिलाओं को भी अधिकार है, जी नहीं। आप देखिए, कुरान में तलाक एक मर्द द्वारा दिया जाता है और खुला एक महिला को मांगना पड़ता है। इसमें बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर महिला मांगती रहे और अगर पुरुष की इच्छा है कि वो ना दे, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जिसमें वो चलता रहता है कि मैं खुला चाहती हूँ पर महिला को खुला मिलता नहीं है। जबकि तलाक, जो ट्रिपल तलाक की बात है, वो बिल्कुल इससे विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पुरुष की इच्छा होती है, जब भी इच्छा होती है, चाहे जैसे आपने बताया मैसेज पे, ट्विटर पे, जहां भी आपकी इच्छा होती है, आप एक साथ 3 बार तलाक बोलते हैं और तलाक हो जाता है। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं, महिलाओं को खुला मांगना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और आप ये देखिए, जब बात हो रही है समानता की, सुप्रीम कोर्ट का एक पहले भी जजमेंट आ चुका है जिसमें ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉज जो आपके हैं, जो आपके धार्मिक कस्टम्स है, रिलीजियस लॉज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हट के नहीं हो सकते जी। संविधान अगर बराबरी का अधिकार दे रहा है तो आपके पर्सनल लॉज को भी बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते तो वो लॉ ही नल एंड वॉइड है। यानी आप कह रहे हैं कि लड़ाई जो है समानता की है, बराबरी की लड़ाई है, महिलाओं के हक की लड़ाई है। कमल फारूक से आऊंगा इस पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वक्त आ गया है ट्रिपल तलाक, जो 3 बार तलाक है, इस प्रथा को बंद किया जाए या फिर इसमें कोई भी हस्तक्षेप गलत होगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी।
वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग। अरे सर जी दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज आर का बेल डू दी अकलमंद थिंग। अजी इसमें है यूसीटी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी है वर्ल्ड क्लास तो सब टेंशन फ्री। अब वेले हुए हम, नो मोर डिंग डोंग डिंग। सो चूज आर का बेल डू दी अकलमंद थिंग। चूज आर का बेल डू दी अकलमंद थिंग। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 3 तलाक की प्रथा पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया जा चुका है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से भी ऐसी आवाज़ आ रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसको हस्तक्षेप कह रहा है और वो कह रहा है कि इस तरह की प्रथा जो है वो जारी रहनी चाहिए। हमारे साथ 3 मेहमान जो मौजूद हैं, हमारे साथ कमल फारूकी साहब हैं, हमारे साथ निकिता परमार हैं लॉयर, और साथ साथ फराह जी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही हैं। कमल फारूकी साहब, जो केंद्र सरकार ने अपनी हलफनामे में कहा है, उन्होंने 21 इस्लामी देशों की बात करी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जिसको कहते हैं इस्लामी देश पूरी तरह से हैं, वहाँ पर भी ये व्यवस्था नहीं है, ख़त्म कर दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को जो है इस जो सुधारवादी प्रक्रिया की तरफ बढ़ना चाहिए? मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे कि इन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। इन्होंने कहा कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं हैं। आपने फरमाया बिल्कुल, और इन्होंने एक बात बहुत अहम करी और मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ कि असल में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अपने मज़हब का अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अपने राइट्स का अवेयरनेस नहीं है। मैं अब आपको बतलाऊं कि 20 साल पहले हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर बाकायदा एक निकाहनामा बनाया। अब देखिए, आप जानते हैं, ये हमारी बहन खड़ी है, छोटी बहन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको नहीं पता कि भाई आपके राइट हैं तो फिर कोई आदमी किसी भी वक्त धोखा दे देगा आपको। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा अपने जो जलसे होते हैं, और हमारे जलसे छोटे छोटे नहीं होते, हर जगह हर साल एक हमारा बड़ा जलसा होता है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारी पब्लिकेशंस हैं, उसमें एक निकाहनामा है। उस निकाहनामे के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है। और एक बात और बता दूं, जहाँ तक तलाक का ताल्लुक है, बिल्कुल सही कहा, यहाँ तलाक 3 और 1 और 2 का तलाक का मामला नहीं है। तलाक सच जो है हिंदुस्तान मुसलमानों के अंदर जो है, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अलाउेबल चीज़ों में सबसे ज़्यादा अनप्लेजेंट चीज़ है। ठीक है, जब बिल्कुल कोई एक्सट्रीम कोई चीज़ न रहे बिल्कुल, तो मकसद के आपको तलाक देनी चाहिए, अदरवाइज तलाक आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और ट्रिपल तलाक के ऊपर भी यह है कि जब ट्रिपल तलाक दी गई, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर 3 वाक़े ऐसे हुए कि ट्रिपल तलाक हुई, तो आप बहुत नाराज़ हुए, लेकिन आपने उस तलाक को वॉइड नहीं किया, आपने उस तलाक को मना नहीं किया, क्योंकि हमारा बिलीफ यह है कि हमारे पास जो कुछ भी आया है ना, वो किसी की जुबान से नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए, अपने हुजूर के जरिए हम तक पहुंचाई है। तो अगर अल्लाह ताला को ये बिल्कुल बैन करना मौजूद होता
और अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी के ऊपर अल्लाह ताला कहते तो हो सकता है कहते भाई 3 तलाक मत करो, ऐसा नहीं हुआ है। और ये 3 तलाक कंटिन्यूअसली चली हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई मरतबा अपने ऑर्डर्स के अंदर ये बात कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हक नहीं है कि वो रिलीजन को लेजिस्लेट करे। इसके लीगल पहलू पे अभी नहीं आ रहा क्योंकि अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में है, आप भी अपनी बात रखेंगे, बाकी लोग भी रखेंगे। मैं सीधी सी आपसे, मैंने जो एक सवाल पूछा था आपने सारी बातें की, मेरे को उस सवाल का जवाब नहीं आया। सॉरी बताइए। मैंने कहा कि वही 21 से ज्यादा इस्लामी देश जो है, हाँ सॉरी भूल गया, हाँ सॉरी हाँ सर मैं इसको भी करेक्ट कर दूं आपको। पहली बात तो ये है कि ये जितनी पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है कि उन्होंने बैन कर दिया है। नहीं सर, बैन नहीं किया है, उन्होंने रेगुलेट किया है। जैसे मिसाल के तौर पर रेगुलेशन में और बैनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम खुद कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह को रेगुलेट किया है, हमने निकाह नामे को रेगुलेट करके बतलाया है कि भाई अगर खुदा ना करे तलाक की जरूरत पड़े तो ये 3 तलाक और 1 तलाक तक पहुंचो ही नहीं, बल्कि आपस में 3 आर्बिट्रेटर तुम्हारी तरफ से और 3 आर्बिट्रेटर तुम्हारी तरफ से, और बैठ के फैसला करें कि दोनों एक साथ रहें, और अगर न रह पाए किसी तरह से फिर इज्जत के साथ में बाकायदा तलाक दे दी जाए। और तलाक देने वक्त जो है तलाक एहसन हो चाहे तलाक बिदअत हो, औरत के राइट्स किसी हालत में कम नहीं होते। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमारा लॉ भी बन चुका है, उसको बराबर के राइट मिलेंगे। ये लेकिन ये कहना कि वहां बैन हुई है गलत है। और आखिरी बात कहते हुए, आपकी बात का आखिरी जवाब देते हुए, मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी के ऊपर क्यों जाऊं, मुझे अपने मुल्क के ऊपर गर्व है और मुल्क का मेरा कानून है और उस मुल्क के कानून के साथ में मेरा एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में लिखा है कि मेरे ही नहीं बल्कि हर एक के मजहबी उसकी जो है ना हम पाबंदी करेंगे। अब एक बात आखिरी बात कहते हुए आपकी बात खत्म करते हैं, ये बता दीजिए मुझे कि ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्यों है? आदिवासी के अगर आप देखें, आदिवासी के यहाँ जो रूल हमारे यहाँ है उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रूल है, तो क्या आप आदिवासी के रूल भी चेंज करेंगे? सर क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर सामाजिक सुधार की जरूरत किसी भी क्षेत्र में पड़ती है वहां जानी चाहिए। और अगर जब आवाज वहां भीतर से उठ रही है, मैंने फिर कहा ये तमाम पिटीशन जो है वो मुस्लिम महिलाएं लेके कोर्ट में गई, तो इसलिए अगर सामाजिक सुधार की बात महिलाओं के अंदर से उठ रही है, मुस्लिम महिलाओं के, तो इस पर बात होनी चाहिए। पर कमाल फारूकी जी जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि भाई रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट हमने कर दिया है, तो फिर सवाल है कि फिर आप लोग क्यों कोर्ट में लड़ रहे हैं? एक्चुअली ये रेगुलेट तो हुआ ही नहीं है। अगर उन्होंने वेबसाइट पे डाला, सब कुछ किया, आप कह रहे रेगुलेट हुआ ही नहीं। वेबसाइट कह रहे हैं कि मतलब ये सब चीजें वेबसाइट कौन चलाएगा? जो औरतों को ABCD ए बे अलिफ बे पढ़ना नहीं आता, घर से बाहर वो निकलती नहीं है। अगर आप जा करके पब्लिक में देखेंगे जो आम हालात हैं, जो आम लोगों के हालात हैं, वो ये हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो बुर्का उनको ओढ़ना जरूरी है, वो पर्दे में कैद रहेंगी। तो वो जब हम उनको एजुकेशन की तरफ लेकर के आ ही नहीं रही हैं, कॉलेज की स्कूल की तरफ मोटिवेट कर ही नहीं रही हैं, कौन नहीं लेकर आ रहा? ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जो अगर हम अपने आप को कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल आदमी मानते हैं या रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी मानते हैं, तो ये हमारी कमी है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहता है कि भाई हमारी ओपिनियन लीजिए, गवर्नमेंट को वो ये कहने का दम रखता है कि हमारी ओपिनियन ली जाए और हमें सुना जाए, तो वो कम्युनिटी में जाकर के ये क्यों नहीं कहता कि भाई ये चीज आपके लिए अच्छे के लिए, ये चीज आपके भले के लिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा नहीं कीजिए। वो पब्लिक में हमें कभी पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं नहीं दिखाई दिया। आपको लगता है कि 3 तलाक जो है वो महिलाओं की समानता की जब बात होती है वो उसके खिलाफ है? आपको लगता है इसलिए आप लड़ रही हैं क्या? हाँ, तलाक बिदत, जो तलाक बिदत का तरीका है वो लोगों के जो उनकी फैमिलीज को बर्बाद कर रहा है पूरी तरह से, वो उनके लिए बिल्कुल खतरनाक है। और मुझे अफसोस है कि पर्सनल लॉ बोर्ड गवर्नमेंट को ये कहता है कि ये पर्सनल लॉ का मामला है, गवर्नमेंट इसमें कुछ, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जब इन कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने ये राइट दिया कि वो मजमू क़वानीन इस्लामी के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दें, बाकायदा सेक्शंस में हर चीज़ को डिवाइड कर दिया जाए और उसके हिसाब से लोगों के फैसले किए जाएं। उस बुक में पूरे कुछ सेक्शंस में इतने खतरनाक सेक्शंस हैं, वो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी जो है दीवार पर एक स्टेटमेंट लिख देता है तलाक की और उसकी बीवी उसको पढ़ लेती है, तो इसका मतलब उसको एक्नॉलेजमेंट हो गया है तलाक का, उसकी इंटेंशन का, तो वो तलाक जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर उसने एड्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज कर लिए, तलाकन
तलाक याफ्ता तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी, ये कोई तरीका है? अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कमाल फारूकी साहब ने कहा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो सारी चीजें लड़की को क्यों नहीं बताई जाती कि भाई आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं? यानी आप कह रही हैं ये वो जो काजी जो निकाह पढ़ा रहा है वो पहले उसकी जांच होनी चाहिए कि वो कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आया है, उसको काजी किसने बनाया है, कहाँ से वो पढ़ कर के आया है, और क्या वो तमीज रखता है कि भाई वो निकाह के सही मायनों को बता सके, क्या वो सारी चीज। जब एक मुकदमा चलता है तो पार्टीज को सारी बात बताई जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई एफिडेविट साइन होता है तो पार्टीज को सारी बात बताई जाती है कि आप इस चीज पर साइन कर रहे हैं और ये नोटरी। तो वो काजी लड़की को और लड़के को ये सारी, लड़के को क्यों नहीं बताते कि भाई आपके ये राइट्स हैं, ये नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो कमाल फारूकी साहब ने एक बात कही, और ठीक है 1981 का कृष्णा सिंह का भी मामला है जिसमें कोर्ट ने कहा कि भाई शादी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी, तलाक, इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कोर्ट जो है इस पर, अब क्योंकि मामला दोबारा है, आपको लगता है इस पर पुनर्विचार की स्थिति होगी, या फिर आपको लगता है कि कोर्ट जो है जो भी पुराने फैसले तो उसके आधार पर जाएगा और ये कोई मामला लीगली बनता ही नहीं, जैसा कि देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने को एडमिट किया है और सुनवाई हो रही है तो एक नतीजा तो आएगा। अब जहां बात हो रही है कि आप किसी के धर्म में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हिंदू समाज की बात ले लीजिए, इसी देश में हिंदू समाज तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, शादी हो जाती है 7 जन्मों के लिए मानी जाती है। धर्म में तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदू समाज में, लेकिन तो भी पर्सनल लॉ बनाया गया 1956 में बनाया गया। अब आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप एक सेक्युलर देश में रहते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, आप मानते हो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके बाद अगर कोई आवाज अंदर से उठ रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक चीज हो रही है, आप ट्रिपल तलाक को कहते हो, आपका धर्म इसकी इजाजत देता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो जिस चीज की धर्म इजाजत देता है वो सही हो। हर समाज में बदलाव आता है। तो आप कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस पर विचार कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं लीगली स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अशोक मैं थोड़ा सा ये करेक्ट करना चाहूंगी कि जो हमारा धर्म है, अगर हम मजहब की बात करते हैं तो हमारे मजहब ने हमें लास्ट एंड फाइनल एक कुरान लॉज का मजमुआ दे दिया कुरान की शक्ल में, और उसमें हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है, चाहे वो समाजी जिंदगी है, चाहे वो घरेलू जिंदगी है, चाहे वो राजनीति है, कोई भी मसला है, बिजनेस है, कोई भी है, तो उसमें हर चीज का उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन उसकी जो स्थिति है वो एक नारियल के जैसी है। जैसे एक नारियल, उसका आउटर कवरिंग जो है वो बहुत रिजिड होता है, लेकिन उसका जो अंदर इनर पोर्शन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत मीठा होता है। तो जो उसका आउटर पार्ट है वो रिजिड है। जैसे किन चीज़ों में हम बदलाव नहीं कर सकते ये हमें पता होना चाहिए। जो एक मुसलमान है वो तौहीद यानी खुदा का एक मानना, रिसालत के हुजूर को उनका रसूल माने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल माने, और आखिरत जो हमारे क़यामत का दिन होगा, और जो हमारी नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, इन चीज़ों में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये इसका आउटर पार्ट है। बट इसका जो इनर पार्ट है, जो सोशल लाइफ है लोगों की, उसका सिर्फ एक मकसद है, लोगों को जोड़िए, लोगों के भले के लिए काम करिए, पब्लिक इंटरेस्ट की बात कीजिए। बिल्कुल, और इसलिए हमें और एक डॉक्ट्राइन नीड एंड नेसेसिटी का मौजूद है, जिसके तहत हमें जो जरूरत पड़ने पर या इमरजेंसी आने पर सुअर का गोश्त जो है हमारे लिए हराम है, बिल्कुल हराम है, तब भी लेकिन उन चीज़ों को जो है हमारे लिए जो है हलाल कर दिया गया कि जब ज़रूरत पड़े या आपकी जान के लाले पड़ जाएं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें नहीं कर सकते। बात सही है, और जाहिर तौर पर मैंने कहा कि अभी ये बहस शुरू हुई है, कोर्ट में भी मामला, अदालत में भी मामला है, देश की सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो कानूनी जो तमाम प्रक्रिया है उसके प्रकाश में होगा, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा
वो सबको मानने भी होगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि कोर्ट का फैसला जो है वो जिस भी तरह का फैसला हो वो सबको मानने भी करना होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत शायद इस बात की है कि इस पूरे मामले को समानता के अधिकार से देखा जाए। मुस्लिम महिलाएं हो या कोई भी महिलाएं हो, दूसरे धर्म की या दूसरे समुदाय की महिलाएं हो, उनको देश में समाज में बराबरी का हक मिले, ये बहुत ज़रूरी है। इसके दृष्टि से, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ हो सकता है वो सोचना पड़ेगा। फिलहाल ये बहस जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दो टूक में आज बस इतनी, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार जी।